अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की सिफारती और इखलाकी फतह का दिन। पाकिस्तान पर जारियत करने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को वाघा के रास्ते वापस भारत के हवाले कर दिया गया। ये लम्हात आपको देखने को नहीं मिलते अगर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान गुज़श्ता रोज ये ऐलान ना करते कि हम जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट को रिहा कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने पूरी दुनिया बिलखुसूस भारत में करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए। अभिनंदन ने जाने से पहले भारतीय मीडिया के बारे में जो कुछ कहा वो भारतीय आवाम की आंखें खोलने के लिए काफी है। सिर्फ अभिनंदन ही नहीं बल्कि सीनियर भारतीय सहाफी रावेश कुमार भारतीय मीडिया के बारे में क्या कहते हैं, जरा वो भी सुनिए। यह है भारतीय सहाफी, सीनियर सहाफी रावेश कुमार, जिनका कहना है कि भारतीय मीडिया हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता के पांव की जूती बन गया और यही वो मीडिया का किरदार है जो जिस तरीके से पाकिस्तान चाह रहा है कि इस पूरी सूरत हाल को अमन की तरफ लेके जाए, डीएस्केलेट किया जाए, लेकिन उनका मीडिया जो है इसमें सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है और खतरे की घंटी जाहिर है कि इस तरह जब लोगों को इस तरीके की एक लाइन दी जाए, जब वहां की आवाम में एक इस तरीका का वॉर जो है वो फोबिया पैदा किया जाए तो यकीनी तौर से कहीं से भी हालात को है जो वो इत्मीनान बख्श नहीं कहा जा सकता। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। आज की इस बैठक में हमारे साथ मौजूद हैं कराची से ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी और इसके अलावा हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रफत, सबसे पहले तो पाकिस्तान की आज सिफारती और इखलाकी फतह का दिन, आज वो दिन जिसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जा रहा है बाकायदा सरबराहने मुमलिकत की तरफ से, बाकायदा जो अस्करी क़यादत है दुनिया भर की, वो आज आर्मी चीफ की भी बड़ी इंगेजमेंट रही। तो आज के दिन को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी तो बिल्कुल है और हर तरफ से पजीराई हो रही है और जिस वक्त अभिनंदन को छोड़ा जा रहा था तो वाघा बॉर्डर से जो पीटीवी लाइव दिखा रहा था, दुनिया भर के मीडिया ने उसको लाइव दिखाया है। इसके अलावा अगर न्यूयॉर्क टाइम के आप वेबसाइट पर चले जाएं तो उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है, गार्डियन है, वॉशिंगटन पोस्ट है, इनकी सबकी वेबसाइटों पर इसको बड़े नुमाया तौर से इस खबर को लिया गया है और अप्रिशिएट सभी कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात ये कहूँगा कि पाकिस्तान का रवैया तो आपके सामने है, लेकिन जितना मनफी प्रोपेगेंडा मैं इसी दौरान हम शिफ्ट कर करके इंडियन मीडिया भी देख रहे थे, इस कदर जितनी ताखीर हो रही थी, आप बस नहीं चल रहा था कि रॉकेट पे बैठ जाएं, बम मार दें, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दें, तोड़ दें। मतलब किस तरह की गुफ्तगू हो रही थी जो समझ से बाहर है। मैं नहीं समझता कि कोई सेहतमंद मीडिया किसी मुल्क का ये किरदार, इतनी आग लगाई है इस मीडिया ने, इस कशीदगी को बढ़ाने में जो किरदार भारतीय मीडिया ने अदा किया है, मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में किसी ने नहीं किया होगा। इतनी आग लगाने का काम, इतनी चिंगारी डालने का काम। फिर आपने कहा सिफारती, मेरे ख्याल में बहुत से ममालिक इस बात का ज़रूर ख्याल कर रहे हैं कि आपके साथ इंगेजमेंट तो कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल मीटिंग तो कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत कुछ हो रहा है और लेकिन फॉर्मल मीटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि फॉर्मल मीटिंग करने के बाद उसका प्रेस रिलीज भी जारी होगा, उसका बयानिया जारी होगा, उसमें एक राय दी जाएगी। तो फिर उससे बचने के लिए जो बैकडोर बहुत काम हो रहा है, बहुत बातचीत हो रही है और मेरे ख्याल में उसी के नतीजे में ये थोड़ी बहुत आपको कशीदगी कम होती हुई नजर आ रही है, ये शायद उसी की वजह से। लेकिन भारत का जो वॉर हिस्टीरिया है वो नहीं उतरने में आ रहा है और उससे अभी भी खतरात हैं। और मैं एक बात इसमें और कहता चलूं, अभी एक आपने देखा स्लाइड चल रही थी कि शाकिरुल्लाह, तो क्या एक जिंदा, आपने देखा जिस अंदाज से उसे पेश भेजा गया है, उसके जवाब में कल या हम मय्यत वसूल करेंगे हम। ये है इंतहाई अफसोस की बात। इस वक्त मुजीब अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। मुजीब, पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, सबसे ज्यादा पाकिस्तान ही मुतासिर हुआ और आपका सूबा जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं वहां से। बताइएगा क्या जेस्चर रहा, वहां के अवाम ने किस तरीके से लिया, पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ा है दोस्ती के हवाले से, सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने के हवाले से। बदला हम बहुत अच्छी तरीके से ले सकते थे लेकिन हम माफ करके हमने आगे जो है वो इकरा हमवार की। किस तरह से देखा गया बलूचिस्तान में इस पूरे सोच को?
इमरान वजीर आजम इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे जाने और माने जाते थे। अब उनको हकीकी मानों में एक स्टेटमेंट के तौर पे देखा जा रहा है और अब वो एक लीडर के दर्जे पे आ गए हैं। अब वो सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं रहे, उनकी सियासी सोच बूझ और सियासी बसीरत की वजह से और अमन पसंदी की वजह से ऐसी सूरत पैदा हुई है, न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में उनकी कायदाना सलाहियतों को सराहा जा रहा है और ये दुनिया को बावर हो चुका है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, वो सलाहियत रखता है अपने दिफा की, वो किसी भी वक्त दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है, लेकिन फिर भी वो अमन पे यकीन रखता है। इस हवाले से बलूचिस्तान में बहुत गर्मजोशी देखने में आई। पहले जब इंडिया ने हमला किया था काफी उसके खिलाफ नफरत थी, जोश खरोश था, लोग ये कह रहे थे कि बदला होना चाहिए और जिस तरह हमने उसका जवाब दिया वो भी बहुत जबरदस्त था, मुंहतोड़ जवाब था। दुश्मन ने हम पे हमला किया, हमने उस जारियत को न सिर्फ रोका बल्कि उनके 2 तैयारे भी गिराए और उसके बाद हमने ये जेस्चर दिया कि हम उनके जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे अभिनंदन, उनको हमने रिहा भी कर दिया। ये बहुत बड़ी इखलाकी फतह है, सियासी सिफारती फतह है और इस हवाले से बहुत बड़ी नाकामी हुई है भारत को। बलूचिस्तान में जितनी वो दहशतगर्दी कराता रहा है इसका इजहार न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम करते रहे बल्कि सियासी रहनुमा भी करते रहे। बलूचिस्तान में जितने भी पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं हाथ इंडिया का ही होता है और वो किसी न किसी तरह यहाँ पे गड़बड़ कराता रहता है, चाहे वो अलहदगी पसंदों के हवाले से हो या फिर वो दाइश और दूसरी तंजीमों के हवाले से हो जो यहाँ पे दहशतगर्दी करती हैं। ठीक है अनवर हाशमी साहब, खान साहब का सियासी कद आज मजीद ऊंचा हुआ, एक लीडर के तौर पे, एक स्टेट्समैन के तौर पे उनको अब दुनिया में देखा जा रहा है और इसकी तायद इंटरनेशनली बिलखुसूस भारत में भी एक तबका है जो सहाफी तबका, जो संजीदा तबका है जो है, वहां से ये बातें हो रही हैं। क्या कहेंगे, कितना बड़ा और कितना इसके दूररस कितने अच्छे मजबूत नताइज मुरत्तब होंगे? देखिए भारत के जो पुलवामा ड्रामा है उसका पहला फेज आज खत्म हो गया है। भारत जो खुद से बातन उगलता रहे, उसका मीडिया उगलता रहे, आपने अमन का पैगाम जो आज सबूत के साथ दे दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। हमें ये गर्ज नहीं है कि भारतीय मीडिया क्या कर रहा है, हमें इस कदम को बैन अवी बरादरी कैसे देख रही है, हमें इससे गर्ज है और अब तक के मुताबिक जो है आलमी बरादरी इसको बहुत बेहतर अंदाज में देख रही है। क्योंकि आप देखें कि इस सारे सिनेरियो में अगर हम सिर्फ ये जायजा ले रहे हैं कि भारतीय मीडिया क्या कह रहा है, उसका किरदार कैसे है, तो ये हमारा ना तो टारगेट है ना हमारा मकसद है। हम पे जो इशू मुसल्लत किया गया है वो इंडिया के लिए इसलिए बैकफायर हुआ है, उसमें अल्टीमेटली कश्मीर हाईलाइट हुआ है और हमारे वजीर आजम ने उसी को हाईलाइट रखा है। मसलन आप देखें कि आज यूएनओ के ने भी सालिसी की पेशकश की है, रूस ने भी सालिसी की पेशकश की है, इसके अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई ने किरदार के लिए सरगर्म किरदार अदा करने की हामी भरी है और उसके बाद उर्दन और तुर्क के सरबराहों ने राब्ता किया है। तो जब ये राब्ते होंगे, बैठक होगी, बात आगे बढ़ेगी तो बुनियाद क्या निकलेगी? कश्मीर। और हम यही चाहते हैं जिससे भारत भागता है। उसने इतना बड़ा एडवेंचर किया, हमने उसको फेस किया, हमने उनकी गालम गलोच भी सुनी, लेकिन जो दुनिया चाहती थी कि आज के जदीद दौर में मज़ाकरात और अमन का रास्ता अख्तियार किया जाए, तो आपने प्रैक्टिकल साबित किया। अब आप देखें कि जब आपने भारतीय जंगी मुजरिम जो पायलट है उसको जब हवाले किया है तो गेट के दूसरी तरफ हम इंडिया टीवी चैनल देख रहे थे तो मीडिया वही ख्यालात लेके खड़ा था। एयर वाइस मार्शल से भी सवाल किए, उस सूबे के कमिश्नर से भी सवाल किए, क्योंकि पायलट से तो जाहिर है मीडिया को नहीं मिलवाया गया कि आपको क्या लगता है हमारा पायलट दबाव में था। तो उनके जो अल्फाज थे वो कह रहे थे कि उनकी हवालगी पे हमें भी खुशी हुई है और अभिनंदन के चेहरे से भी खुशी जाहिर हो रही थी। तो ये 2 मैसेज हैं जो हमारे काम के हैं, जो दुनिया को मिल गए। अब इसके अगले 2 दिन बाद वो जो मर्जी घटते रहें, क्योंकि आप देखें कि जो वीडियो बयान दिया गया है उसकी अपनी एक अहमियत है। जो पायलट ने जाते हुए वीडियो बयान दिया है उसमें एक तो 2 चीजें रजिस्टर्ड हुई है ना। एक तो फनी खराबी वाला इशू खत्म हो गया, उसने बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे ने उसके
त्यारे को गिराया है। फिर उसने बताया कि हजूम से मुझे जिसने बचाया है वो पाकिस्तानी फौज के 2 जवान थे। उसके बाद उन्होंने कहा जहां मुझे ले गए हैं उसके बाद जितनी मेरी इज्जत अफजाई की है मैं इंडिया जाके भी यही कहूंगा। तो ये 3 चीजें होती हैं जो उसने खुद रजिस्टर्ड करवाई हैं। तो आलमी बरादरी का आप जो है आपने जायजा लेना है पोस्ट सिनेरियो क्या होगा, ठीक है ना। प्री सिनेरियो हम बहुत जायजा ले चुके हैं। आज के प्रोग्राम में आप जायजा लें कि इस पूरी जो आपने मुशक्कत काटी है, जो आपने मुश्किल बर्दाश्त की है, तो इसका जो है पोस्ट सिनेरियो क्या बनेगा आलमी बरादरी के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और कश्मीर के। रखते हैं इसे तारिक चौधरी साहब के पास कि पोस्ट सिनेरियो क्या बनेगा, पाकिस्तान कितने बेहतर तरीके से कैपिटलाइज किया है, पाकिस्तान ने इस पूरी मूव को कितने बेहतर तरीके से हैंडल किया है। जी तारिक चौधरी। देखिए, इसके आज जो हवाले किया है अभिनंदन को, वो 14 फरवरी से जो एक एपिसोड शुरू हुआ था पुलवामा के बाद, आज उसका एक फेज खत्म हुआ है कि पाकिस्तान ने खुशनुमी के साथ पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट ने एक फैसला किया था कि हमने इस पायलट को जो कि पाकिस्तान पर बमबारी करने आया था उसको एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल रिहा करना है, उसको इंडिया के हवाले करना है। तो आज उसको खुशनुमी से सही सलामत जिस तरह वो आया था, बल्कि वो जख्मी हालत में आया था, तो आज आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे कपड़े पहने हुए अच्छे तरीके से उसको पाकिस्तान ने भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया है। अब कल से उसका अगला फेज शुरू होना है। वो अगला फेज ये है कि हमें पाकिस्तान को एक हमसाया मुल्क के तौर पर इस बात का इंतजार करना है, देखना है कि भारत की तरफ से क्या कोई अमन के लिए, क्या कोई सुलह के लिए, क्या कोई भाईचारे के लिए इकदाम उठाया जाता है, या वही जो एक जुनूनियत है वही रहती है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने अब अपने इस जेस्चर को दुनिया के सामने किस तरह से मार्केट करना है, दुनिया को किस तरह से बताना है कि हमारा एक सिपाही मकबूल हुसैन 40 साल भारत की कैद में रहा, और जब वो वापस आया उसकी जुबान कटी हुई थी और उसकी होशो आवाज जो थे वो खो चुका था, यानी वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। जबकि भारत का एक पायलट जो कि पाकिस्तान पर बमबारी करने आया था उसको किस तरह से अच्छे तरीके से सेफगान हवाले किया गया है। फिर पाकिस्तान में दुनिया को यह भी बताना है कि पाकिस्तान का एक कैदी जो कि किसी जाहिर मामूली जुर्म में जयपुर जेल में था, वहाँ जुनूनी कैदियों ने उसको ईंटें मार कर वहां मार दिया और उसकी लाश जो है अभी तक पाकिस्तान के हवाले नहीं की गई। तो ये सारी चीजें हैं जिसको पाकिस्तान ने न सिर्फ ये है कि इंडिया को बताना है, इंडिया के अवाम को बात कराना है। हर इंडिया में भी बाशूर लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो मुतअद्दिद मिजाज हैं, वो सारे जुनूनी तो नहीं है, उनकी सिविल सोसाइटी को पाकिस्तान में खत्म करना है। एक दूसरा ये है कि पाकिस्तान में हमसाया मुल्कों को और रीजनल पावर्स को और ग्लोबल पावर्स को ये बताना है कि पाकिस्तान जो है आज इस इश्तियाल की हालत में, इस हालत में जबकि पाकिस्तान पर 2 दफा अटैक हुआ, एक दफा उन्होंने क्रॉस किया और बालाकोट तक आए, और अगले दिन उन्होंने क्रॉस किया और बिम्बर के सेक्टर जो था समानी सेक्टर है वहां पर आए। 2 दफा अटैक करने के बावजूद पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया और स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया, और बैनुल-अक़वामी कानून जो है जो लेजिस्लेटिव तरीके से किसी मुल्क के दिफा करने के तरीके का मुतय्यन करता है, किसी मुल्क में दिफा करते हुए दूसरे मुल्क की हदूद में नहीं जाना, तो पाकिस्तान दूसरे मुल्क की हदूद में भी नहीं गया। तो हमें दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान जो है वो बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के मुताबिक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर अपना दिफा करता है। अब ये बैनुल-अक़वामी बरादरी की जिम्मेदारी है तो किस तरह से भारत को उसके इस रवैये से बाहर रखती है, उस भारत को किस तरह से बताती है कि उसके रवैये की वजह से न सिर्फ इस रीजन में बल्कि रीजन से बाहर माहौल खराब हो रहा है, अमन खराब हो रहा है, और जब अमन खराब होता है तो उसकी वजह से इकोनॉमी खराब होती है, उसकी वजह से सारे मामला जो पीछे चला जाता है। तो ये पाकिस्तान ये एक फेज खत्म हो गया, अब अगला फेज जो है अब शुरू करना है जिसमें हमने ऑफेंसिव लॉन्च करना है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना है। एक फेज खत्म हो गया, दूसरा फेज जाहिर है कि एक पाकिस्तान की तवक्का, पाकिस्तान की उम्मीद के आगे हालात बेहतर हो, लेकिन माइंडेड कि अब ये इलेक्शन जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है और पूरा का पूरा ड्रामा जिस तरीके से मोदी सरकार ने इसे इलेक्शन कैंपेन के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो उस पर अभी भी तहफ्फुज़ात हैं कि आगे आने वाला वक्त जो है वो कभी भी कोई भी शरारत हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। हमारा पूरा इस वक्त ब्यूरो चीफ्स का पैनल मौजूद है। रफत साहब, जो इस वक्त बात की जा रही है, ज़ाहिर के सोशल मीडिया का दौर है और ट्विटर का दौर है, और इसमें हम देख रहे हैं कि पहली मर्तबा मोदी सरकार को पहली दफ़ा
इंटरनेट पे, ट्विटर पे गो बैक मोदी का जो हैशटैग है वो टॉप ट्रेंड बन गया इंडिया में। कहां तो बात की जा रही थी कि जनाब वो 20-22 सीटें जो है वो एडिशनल निकाल लेंगे इस वाक़े के हवाले से। अब पूरी इतनी बड़ी कैंपेन जो है वो मोदी के खिलाफ वहां पे मौजूद है, तो राय अम्मा वहां पर तब्दील हो रही है इस हवाले से। ये बड़ा महंगा पड़ा है मोदी को। ये देखिए, आप ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया की तरफ जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता उस सोच में तब्दीली आ रही है, लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि मजमूई तौर से जो वहाँ एक सोच है उसमें तब्दीली, जो एक जहनियत है उसे तब्दील करना, एग्रेशन है वहाँ की आवाम जो है ना, उसे तब्दील करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको सिर्फ एक बात दे दूं कि सिर्फ वहां पर एक ट्रेंड और भी चल रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक बच्चे की जबान पर, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद और ये जैश मोहम्मद, ये 4-5 चीजें ऐसी सवार कर दी है चाहे उसको कोई पता ना हो, टीवी प्रोग्राम देख लें, वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, सर्जिकल स्ट्राइक कर दें। के बच्चों का खेल तमाशा समझ रखा है, ये समझ रखा है कि पहले अगर एक जाली किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक कर ली थी तो अब भी वैसे ही कर लेंगे। तो एक उन्होंने ये बाहर पे सवार कर दिया है, चाहे उनका दानिश्वर हो चाहे रिटायर्ड जनरल हो, वो अपनी इनिंग खेल चुके रिटायर्ड जनरल, टोपी लगा के तिरछी उस जमाने की पहनकर आके बस सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए। ये 2019 से आज के हालात के तनाजुर में देखना चाहिए दुनिया कहाँ खड़ी हुई है। क्या पाकिस्तान इसी तरह बैठा रहेगा या इसी तरह करता रहेगा? तो इसके साथ साथ एक बात और मैं कहूंगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था OIC का जिक्र करना है, थोड़ी सी तल्ख बात, मगर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को तो पूरी मुस्लिम उम्मा की फिक्र है, हर एक का जिक्र करते हैं हम, फलस्तीन का हम करते हैं, अफगानिस्तान का हम करते हैं, कश्मीर का हमारा बिल्कुल हिस्सा है और हम उसकी बात भी करेंगे और करते रहेंगे, और सारा मसला कश्मीर की वजह से। लेकिन UAE का रवैया, मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ कुछ बेहतर नहीं है। हमने उनसे बिल्कुल, उन्होंने हमारी इमदाद भी की है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की एक बात भी हो रही है। आप बताएं कि पाकिस्तान से इजाज़त ज़रूर लेनी चाहिए थी भारतीय जो वज़ीर ख़ारजा है उन्हें मदऊ करने की, पाकिस्तान को कहीं एतमाद में ही नहीं लिया। इसका मतलब है कहीं सिफारतकारी में भी कहीं ना कहीं झोल है। मेरे ख्याल में हुकूमत को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमें कमी रह गई है जिसकी वजह से सिर्फ तुर्की वो वाहिद मुल्क है जिसमें कश्मीर के तनाजुर में एक बयान दिया है, बाकी सब ने इसको टेररिस्ट अटैक के तौर पर इसको लेने की कोशिश की। और मेरे ख्याल में उसकी वजह मुझे पता इस तरह से चली कि बहुत सारे मुमालिक बात मान रहे हैं, इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में जो मुलाकातें हो रही हैं वो सारी की सारी इनफॉर्मल हो रही हैं और वहाँ इस बात को तस्लीम किया जा रहा है। फॉर्मल मीटिंग्स में चाहे ना किया जा रहा हो, लेकिन अब एहसास हो चला है। और जैसा आपने भी बताया कि तो मुख्तलिफ मुमालिक के आर्मी चीफ से जो बात हुई है, जनरल बाजवा का भी इसमें एक बड़ा किरदार है, फौज पूरी तरह से साथ दे रही है और सही मायनों में एक पेज पर पार्लियामेंट, फौज और हुकूमत सब एक पेज पर हैं और शायद इसी के जरिए हम इस बहरान से निकल ठीक है, यानी कामयाब सिफारतकारी के जरिए। अनवार हाशमी साहब, क्या ये बेहतर नहीं होता जो ऑप्शन जरदारी साहब की तरफ से आया था कि आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए, वजीर खारजा जरूर जाते OIC में और वहां पे जाके अपनी प्रेजेंस शो करते और बताते कड़े लफ्जों में कि सुषमा स्वराज आप आई तो हैं यहां पर, लेकिन ये ब्लॉक हमारा अपना ब्लॉक है, ये वो इस्लामिक ब्लॉक है जो हमारे साथ खड़ा है। तो वहां पे जाना या ना जाना, कितना फर्क पड़ा इस वक्त पाकिस्तान को OIC में? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब का मशवरा जो है, अगर नॉर्मल हालात में होता तो वो किसी हद तक उसको वसी तराजुर में देखा जा सकता था। इस वक्त जो सूरत हाल, जो इशू बना हुआ था, उस तनाजुर में आसिफ अली जरदारी के इस तजवीज़ से मैं और कई हल्के तो मुतफिक नहीं हैं, क्योंकि देखें गवर्नमेंट को पूरी कौम मुख्तलिफ हवालों से बहुत ही मेच्योरिटी के साथ जो है वो मैंडेट दी जा रही थी। जैसे पुलवामा के इल्जामात को गवर्नमेंट ने पहले कहा तहकीकात करने के लिए तैयार हैं, कौम ने कहा नो इशू, आपने कह दिया इट्स ओके, अब बाकी बातें दरमियान वाली छोड़ दें। पायलट आपने फौरी हवाले करने का इकदाम किया, आपने एक नेशन होने का सबूत दिया, आपने कहा नो मैटर आप कर लें, कोई इशू नहीं है, इसमें बेहतरी होगी। तो ये सारी चीजें जब कौम कबूल कर रही थी तो वजीर खारजा ने UAE को टेलीफोन पे ये तमाद में लिया कि मेरी कौम अब इतना एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मैं वहां पे आ जाऊं, जिस वक्त हमारी भारत के साथ जो सूरत हाल बनी हुई है। तो इस तनाजुर में तो वहां पे ना जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। पैगाम पहुंचाना जरूर नहीं होता कि वहां जाकर खिताब से ही पैगाम पहुंचेगा, पैगाम पहुंची जा रहे हैं, मुख्तलिफ हवालों से जो पैगाम देना था वो देते जा रहे हैं। असल इशू ये है कि इस मुश्किल इम्तिहान में अगरचे आपके राब्ते होते रहे टेलीफोन पे मुख्तलिफ हुक्मरानों से,
अब तो एक तो आपको पता चलेगा कि अपने कौन है और पराये कौन है, ये जांचने का एक बहुत अच्छा मौका है। दूसरी बात ये तय हो गई है कि आप आलमी इदारों पे एतमाद नहीं कर सकते। हमने तो सारे स्टेप लिए, आलमी इदारों ने सारे पॉइंट लूज किए हैं। यूएनओ का इशू आप देख लें, बॉर्डर क्रॉस करने का इशू देख लें, जो जिम्मेदार इदारे थे उन्होंने वो नहीं लिया। आप एक कैदी को हवाले कर रहे हैं और एक मासूम कैदी को पत्थरों से जेल में मार दिया जाता है, शाकिरुल्लाह को जयपुर जेल में। तो कोई तो आलमी इदारा होगा जिसने कोई नोटिस भेजा होगा भारत को कि जी आपने क्या जुल्म किया है। तो इसका मतलब है कि अब आपने जो इमरान खान कहा करते थे इलेक्शन से पहले कि आपने खुद ही एक खुद मुख्तार और बागैरत कौम बन के दिखाना है, क्योंकि तब इदारे आपकी तरफ झुकेंगे और आपकी तरफ रजू करेंगे। ये पहला मरला था जिसका एक स्टेप आपने शानदार अंदाज में तय कर लिया है। उसके बाद यकीनन वो स्टेज आएगी कि फिर भारत भी मुताहत होगा और आलमी इदारे भी आप पे होने वाले जो जुल्म है या ज्यादतियां उसकी तरफ उनको नोटिस लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें इन तारिक चौधरी साहब आप क्या कहेंगे? इस वक्त पाकिस्तान ने वहां ना जाकर कितना स्ट्रांग मैसेज अपना भेज दिया और अब परख होगी अपने और परायों की। देखिए, नहीं, ये इतना सादा मामला नहीं है कि हम इस बात पे फैसला करें कि आज पाकिस्तान ने स्ट्रांग मैसेज दिया या नहीं दिया। ये बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान को आज के इस इजलास में नहीं जाना चाहिए था और पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया ना जाकर। और जरदारी साहब की हर एक की अपनी सोच है, वो भी पाकिस्तानी है, उन्होंने भी सोच समझ के बात की होगी। एक इशू ये है कि मैं पहले भी आपके इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि भारत जो है वो गुज़श्ता 30 साल से इस कोशिश में था किसी तरीके से वो OIC के ऑब्जर्वर का दर्जा हासिल कर ले। पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात की दरख्वास्त दी थी बहुत साल पहले कि उनको इसका मेंबर बनाया जाए। जब उनको मेंबर नहीं बनाया गया, फिर उन्होंने एक और तंत्रा बदला। उन्होंने ये कहा कि चूंकि भारत में 20 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, तो लिहाजा भारत को मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए मुसलमान मुल्कों की इस तंजीम में ऑब्जर्वर का दर्जा दे दिया जाए। आज तक भारत इसमें कामयाब नहीं हो सका था। भारत OIC की जानिब से सुषमा स्वराज को ऑब्जर्वर के तौर पर, मेहमान के तौर पर बुलाना बहरहाल हमारी नाकामी है, हमारी सफारतकारी की नाकामी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो OIC का बानी मेंबर है। पाकिस्तान के इनिशिएटिव पर ये तंजीम बनी थी और आज तक पाकिस्तान उसका रास्ता ब्लॉक किया है। तो जो अरबी के ऊंट पर मुहावरा है कि एक दफा उसने सर अंदर दाखिल करने की इजाजत मांगी थी और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा खैमे में दाखिल हो गया था। तो मैं समझता हूँ, मुझे खदशा है कि आज की डेवलपमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता भारत न सिर्फ इस तंजीम में दाखिल हो जाएगा, बल्कि एक वक्त आएगा कि भारत जो है इस तंजीम में अपने टर्म्स डिक्टेट करेगा। तो दो मुख्तलिफ पहलू है। पाकिस्तान नहीं गया, बिल्कुल ठीक किया। हमारे याद रखिएगा कि हमारे वजीर खारजा नहीं गए, लेकिन हमारे जो सफारतकार है, हमारा सफारती अमला है, उन्होंने मुख्तलिफ सेशन में शिरकत की है, क्योंकि पाकिस्तान की रेजोल्यूशन वहां पर मौजूद थी। तो लिहाजा ये तो फैसला ठीक है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जो है मौसर लॉबिंग करके मुसलमान मुल्कों के साथ भारत का दाखिला जो था, भारत की जो आमद है, भारत की जो एंट्री, उसको नहीं रोक सका। अब पाकिस्तान को भरपूर कोशिश करके OIC का इजलास बुलाना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि भारत जो है इसके बाद दोबारा इस तंजीम में दाखिल होने की कोशिश ना करे। ठीक है, मुझे क्या कहेंगे? एक बात करना चाहूंगा। जी, ये कोई रवायत दुरुस्त नहीं है। चाइना में करोड़ों मुसलमान हैं, चाइना भी कहेगा मुझे भी नुमाइंदगी दे दें। ठीक है, और एक ऐसी तंजीम जो कि बनी ही जिसका बेस ही इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से हो, उसमें यकीनी तौर से ये एक तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल मौजूद है और पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रांगली इसको अपना जो है वो आगे किया। क्या कहेंगे मुजीब, जो आलमी इदारे हैं, जो तंजीमें हैं और वो तंजीमें, वो इदारे, वो प्लेटफॉर्म्स जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, उनका हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, वहाँ से हमें वो सपोर्ट नहीं मिली, क्या कहेंगे मुझे? जी इमरान, बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखते हैं कि जो इंसानी हकूक के इदारे आप ले लें जो इंटरनेशनल सतह पे हैं, उन्होंने कभी भी यहाँ पे बलूचिस्तान में बेतहाशा लोगों की टारगेट किलिंग हुई, अलहदगी पसंदी के नाम पे लोगों को यहाँ पे मारा गया, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई महफूज नहीं था। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग नकल मकानी करते रहे, कभी आदमी तंजीमों ने एक लफ्ज नहीं कहा। लेकिन जब कभी मिसिंग पर्सन का मामला आता है तो फिर ये तंजीमें एकदम उठ खड़ी होती हैं और ये इसके पीछे भी कार फरमा होती है भारतीय लॉबिंग जो इन तंजीमों को सपोर्ट कर रही होती है। अब OIC का ही देख लें कि OIC ने
जहां तक भारत की नुमाइंदगी ऑब्जर्वर का दर्जा है, ये आज का नहीं है। तारिक साहब ने जिक्र किया 30 साल से वो कोशिश कर रहा था, तो 30 साल से हमें सिफारती सतह पर हमें नाकामी का मुंह देखना, हमें ये लॉबिंग ही नहीं कर पा रहे थे हम ओआईसी ममालिक में कि हम भारत को वहां पे जगह ना बनाने दें। आज अगर शाह महमूद कुरैशी ने फैसला किया तो बिल्कुल दुरुस्त किया, हुकूमत की जानिब से फैसला दुरुस्त है, लेकिन इसके पीछे अगर आप देखें तो पिछली हुकूमतों की नाकामी है कि उन्होंने इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किया। आज अगर हम वहां चले जाते तब भी हमें कोई फायदा ना हो, कम हमने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा दिया है, हमने दुनिया को बावर कराया कि हम इस पे नाराज हैं, हमारा सिफारती अमला वहां मौजूद है, हमारी करारदादें भी वहां मौजूद है, वो एक अलग बात है। लेकिन आलमी अदारों को अब ये बावर कराना जरूरी है कि हम एक खुदमुख्तार बावकार मुल्क हैं और हमारा भी वो इज्जत और मकाम हमें मिलना चाहिए जिसके हम हकदार हैं, हमें इस तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस वक्त नाज़रीन पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और ज़ाहिर की सूरत हाल इस वक्त जो बात की जा रही है पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के हवाले से, पाकिस्तान के वक़ार के हवाले से, वो हमारे ब्लॉक्स में जहाँ पर पाकिस्तान जो है वो जिनके हमेशा शाना बशाना खड़ा रहा, हमें वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और यकीनी तौर से इसमें अगर कहीं नाकामी है तो फिर वो हमारी सिफारतकारी की है जिसका पिछली हुकूमतों के ऊपर पूरा का पूरा बर्डन आता है। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात की जा रही है इस वक्त भारतीय जारियत और उसके बाद जो पूरी की पूरी सूरत हाल बनी, आगे किस तरीके से देखा जा रहा है तमाम मामला को, और उसमें बीच में जो सिफारती पहलू है उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तारिक चौधरी साहब, सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हवाले से कहा जा रहा था कि कोई डिग्नेटरी जो है उनको आज पाकिस्तान आना था इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से, लेकिन वो आज नहीं आए। अब कहा यह जा रहा है कि शायद वो पहले नई दिल्ली जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। तो एक एक मूव के ऊपर, एक एक मोमेंट के ऊपर सिफारतकारी के हवाले से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होती है। किस तरह से देखा जा रहा है, क्या बातें हो रही है इस वक्त शहर इख्तिदार में इस हवाले से? देखिए, ये भी बात कंफर्म है कि सऊदी सफीर ने आज, सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने आज आना था, लेकिन अब ये भी बात तकरीबन हतमी तौर पर है कि उन्होंने आना है लेकिन उनका दौरा कोई डिलेड हो गया है। और ये भी पहले से बताया गया था कि वो जो दौरा है वो सिर्फ सऊदी अरब का, वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि इंडिया का होगा और वो दोनों मुल्कों में आएंगे और दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के साथ मिलेंगे। आज डेफिनेटली उनकी जो है वो आमद नहीं हो सकी। शायद ये कहा जा रहा है कि अब पहले वो इंडिया चले जाएंगे और बाद में पाकिस्तान आएंगे। तौर पर तो उनके आने का मकसद यही है कि सऊदी अरब जो है वो जो किरदार अदा कर रहा है, खासतौर पर गुज़श्ता चंद माह से, और अभी चूंकि रिसेंटली सऊदी क्राउन प्रिंस आए थे पाकिस्तान भी, इंडिया भी, उसके बाद चाइना भी गए थे, और उस दौरे से उस वक्त तक पुलवामा का वाकया हो चुका था, आपको याद होगा। और उस वक्त भी सऊदी अरब ने बड़ा स्ट्रांगली इस बात को डिनाई किया था कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान पुलवामा में मुलव्वस है। और उसके बाद ये जो एस्केलेशन ज्यादा हो गई और उसके बाद भी उन्होंने टेलीफोन भी किए, दोनों मुल्कों के सरबराहों को बातचीत भी की और बातचीत करके डी एस्केलेशन की कोशिश की। लेकिन जाहिर है कुछ चीजें ऐसी होती है जो आमने सामने बैठकर होती है। तो मेरा ख्याल है शायद यही किरदार अदा करने के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं। उनके दौरे में कुछ ताख़ीर जरूर हुई है, लेकिन ये दौरा जाहिर है जरूर होगा और ये उन्हीं कोशिशों का हिस्सा है जिसका एक पहलू जो है कि तुर्की के सदर ने भी बात की, आज उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने भी बात की। इसके अलावा दीगर अहम शख्सियात जो है, अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियात अपने अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि खित्ते को किसी किस्म की फर्दर एस्केलेशन से बचाया जाए, क्योंकि अगर खित्ते में रीजन में एस्केलेशन हुई तो वो एस्केलेशन जो है उसका दायरा फिर जो है फैलता जाएगा, वो इस रीजन से निकल कर फिर जो है फर्दर एस्केलेट हो सकता है, मजीद ममालिक भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। तमाम ममालिक जो है दुनिया की जो मैच्योर क़यादत है वो कोशिश कर रही है कि इस मामले को जहाँ पर है वहीं रोक दिया जाए और उसमें इसकी जो हिद्दत है उसमें कमी की जाए। इसमें हमारी जो सिविलियन क़यादत है उसके साथ साथ बताते चलें कि आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी अमरीकी, बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई अस्करी कमांड समेत पाकिस्तान में अमरीकी, बरतानवी और चीनी सफीरों से उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ और साथ ही साथ उन्होंने ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि खित्ते में अमन हो, लेकिन ये भी कह दिया कि हमारी इस अमन पसंदी को कोई कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी जारियत का यकीनन जवाब देगा।
रफत सईद, जो इस वक्त सफारतकारी के हवाले से बात की जा रही है, कितना नुकसान हुआ हमें माजी की हुकूमतें जो थी, क्योंकि पिछले नून लीग में तो 4 साल हमारे पास कोई वजीर खारजा ही नहीं था, बहुत सारे हमने इश्यूज देखे, प्रॉब्लम देखे उससे पहले भी ना। अब जो मामला है यहाँ कितना ज़रूरी हो गया है, एक हमारे जो सफारतकारी वाले मामला थे वो कितने स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर होने चाहिए। देखिए इमरान, अब जो भी मामला होना है, जो भी चीज़ें चलनी है वो सिफारतकारी के ज़रिए ही चलनी है। और अब ये मामला, अगर इस मामले में कमी आएगी, ये इस मामले को ठंडा करने के लिए भारत अब बहुत एग्रेसिव तरीके से सिफारतकारी की तरफ जाएगा। और अक़वाम मुत्तहिदा में खासा एक्टिव भी है, कोशिश भी की जा रही है, नए सिरे से सफबंदी कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की तरफ भी जा रहे हैं, UN की तरफ भी जा रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को अब, वो आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की कि हमारे पास 4 साल तक वजीर खारजा नहीं था, जिसकी वजह से भी हमारे बहुत सारी जगह रवाबित में और बहुत सारी चीज़ों में कमी आई है। और अब जब हुकूमत नई इमरान खान की बनी है और वजीर खारजा मौजूद हैं, तो आपने देखा कि उसके फ़वाइद ये हैं कि वो जिस तरीके से वो रवाबित कर रहे हैं। और पहले दिन से जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने रवाबित शुरू किए, वो असरअंदाज भी हुए, चीज़ें सामने भी आईं, लोगों ने इंटरवीन भी किया। तो ये अब बहुत तेज़ी से करना होगा, लेकिन इसके जो हमारे पास जहाँ कमी रह गई है उसे दूर करने के लिए इक़दाम करने होंगे। जो मुख्तलिफ ममालिक में हमारे सफ़ीर हैं उनको भी एक जानिब उन्हें एक्टिव करना होगा। और वो तजवीज़ जो पार्लियामेंट में आई थी कि वफूद जाने वाला मसला, मेरे ख्याल में अगर हिज़्ब इख्तिलाफ और हुक्मरान जमात के लोग मिलकर वफूद की सतह पर अहम ममालिक में जाकर वो आगाह करें, उसमें कश्मीर वाले कॉज को तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। कश्मीर कॉज को उसी के साथ लेके चला जा सकता है। अगर वो उसको लेकर जाएंगे तो इससे ही फायदा भी होगा, इससे ही लोगों को आगाही होगी। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छे तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जो मुस्तकिल मंदूब हैं डॉक्टर मलिया लोधी, वो मुसलसल मुलाकातें कर रही हैं, मुसलसल राब्ते में सेक्रेटरी जनरल के साथ उनकी मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। और मुख्तलिफ सफ़ीरों से जब इस्लामाबाद से जिस तरह की हिदायत जाती है वो मुलाकात भी करती हैं, उन चीज़ों को आगे लेके चलती हैं। और उससे भी आपने देखा कि खासा फ़र्क पड़ रहा है, बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही है पस मंज़र में। जरा पोस्ट सिनेरियो पे अगर देखते हैं तो अनवार हाशमी साहब, ज़ाहिर कि इस वक्त अमेरिका निकलना चाह रहा है अफगानिस्तान से और एक स्टेबल अफगानिस्तान को वो सेफ हैंड्स में देके निकलना। जाहिर है कि फिर यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इस खत्ते में जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करते, खत्ते का अमन ए बिग क्वेश्चन मार्क जो है उसके ऊपर लगा रहेगा। तो इन नियर फ्यूचर आप समझते हैं कि चीजें जो हैं वो सुधार की तरफ जाएंगी? देखिए, अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में दाखिल होना होता है, अक्टूबर 2001 की बात कर लें, तो फिर भी उसको पाकिस्तान की ज़रूरत थी कि किन रास्तों से दाखिल हूँ, तालिबान के खिलाफ कैसे जंग लड़ूँ, और आपने सब कुछ कुर्बान करके उसकी हेल्प की। जब निकलना होता है तो वो आपकी मदद के बगैर निकल ही नहीं सकता। तो आप सब कुछ कैसे बेची जा रहे हैं, माजी की हुकूमतों ने कैसे बेचा है, कैसा कमज़ोर सौदा किया है। हमारा तो इशू फिर भी कश्मीर की वजह से भारत हमारे सर पे चढ़ा रहेगा। तो अगर कोई सालिसी की ऑफर करा रहा है तो उसको 1 पॉइंट एजेंडे पे कराए कि आए बैठते हैं कि ये कश्मीर का इशू हल करवाएं, यूएनओ की करारदादों के मुताबिक कराएं, या अबूरी तौर पे भारतीय फौजों के जो जुल्म व तशद्दुद है वो बंद करवाएं, या जो पहले खिलाफ वर्जी करेगा दूसरे मुल्क की हदूद की तो बाकी ममालिक जो है उसका बाइकाट करेंगे। तो किसी नतीजे पे हम पहुंचे कि हमारी सफारतकारी काम आई है। माजी की सफारतकारी ये तो जंगी हालात में आपको नजर आई है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन बाकी कोई फर्क नहीं है। आपने 2 ममालिक के जो हुक्मरान थे, आपने उनकी गाड़ियां भी ड्राइव करके दी हैं। तो इस तौर पे आप भी अबूरी रिलीफ उन्होंने आपको क्या दिया है। तो वो यकीनन कोई शक नहीं है कि इस इम्तिहान में जो आपने सफारतकारी की है इसको मुस्तकबिल में मद्देनजर रखते हुए कंटिन्यू रखें, ताकि फिर सिर्फ शिकार के लिए शहजादों से ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, पीटीआई कहा करती थी, ताकि मुश्किल वक्त में भी आपके साथ प्रैक्टिकल खड़े हों। और आज तो ये कहा जा रहा है कि OIC ने 57 ममालिक के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को बाहर कर दिया भारत ने। हुआ वो इसको, लेकिन आप इसमें एक बात देखें, ड्राइविंग का हाशमी साहब के साथ माजरत के साथ, ड्राइविंग का एक फायदा तो हुआ, सऊदी अरब दिलचस्पी तो ले रहा है। देखें जो उनके वजीर खारजा हैं वो आ भी रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, पाकिस्तान भी आ रहे हैं। तो एक सऊदी अरब की तरफ उम्मीद की निगाह से पाकिस्तान देख तो रहा है ना, ये भी एक
चलिए ठीक है, प्लस पॉइंट पर यकीनन इसको हम रखते हैं। मुझे इस वक्त जो सूरत हाल है, जाहिर है कि भारत में इलेक्शन का माहौल और जिस तनाजुर में ये इलेक्शन हो रहे हैं, आप गुजरात से लेकर पुलवामा तक अगर मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार की ज़हनियत और सोच रखें तो ये भारतीय इंतखाबात तो हमेशा एक सवालिया निशान रहेगा पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर और पाकिस्तान में अमन के ऊपर। जी इमरान, बिल्कुल माजी में हम देखते हैं कि जब भी भारत में इलेक्शन करीब होता है, कंट्रोल लाइन हो या वर्किंग बाउंड्री हो, यहाँ पे झड़पें शुरू कर दी जाती हैं, कोई ना कोई इशू खड़ा कर दिया जाता है, चाहे वो अजमल कसाब का हो, जैश मोहम्मद का हो, लश्कर तैयबा का हो, और इसी को प्लस पॉइंट बना के इलेक्शन लड़ा जाता है। ये जो तरीक़ाकार है ये बीजेपी का है और वो इसको मौसर हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस दफा भी मोदी ने यही हथियार इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन वार उल्टा हो गया। अगर साबिका हुकूमतें होती तो शायद वो अपनी इस वार में कामयाब भी रहते, लेकिन इस बार चूंकि इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने बेहतरीन सिफारतकारी भी दिखाई, उन्होंने जवाब भी दिया, उन्होंने दुनिया को भी ये दिखा दिया कि अमन पसंद हैं। और आज लंदन को छोड़ने के बाद तो उन्होंने बिल्कुल लोगों के दिलों में अपना सिक्का जमा लिया। इंडिया में भी ये बात होने लगी है कि मोदी को अब मजीद नहीं रहना चाहिए। जो खेल वो खेल रहे थे इलेक्शन के लिए, वो शायद अब उनके लिए उल्टा पड़ता जा रहा है। ठीक है, अभी इलेक्शन में काफी दिन है और यकीनन खतरा अभी टला नहीं। ये कल ये बात हमारे प्रोग्राम में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब खुद भी कह चुके हैं कि इलेक्शन तक खतरा है, खतरा टला नहीं है। क्या कहेंगे चौधरी साहब? देखिए, ये तो बात दुरुस्त है कि उनकी तरफ से जिस तरह की प्रोवोकेशन हो रही है, अभी मैंने कल भी अर्ज किया था, आज भी अर्ज कर रहा हूँ दोबारा एक बार, तो फिर आज भी आजाद कश्मीर के बहुत से सेक्टर से मुसलसल गोलाबारी की आवाजें आ रही है, मुसलसल सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी प्रेशर है, कहीं ना कहीं उनकी फौजें जो है उनको वो जमाना अमन की पोजीशन से थोड़ा सा आगे भी लेके आए हैं। इसके अलावा भी जो खतरात हैं वो मौजूद हैं। फिर भारत का एक और बड़ा पुराना तरीका है कि भारत से जब उसको और मौका नहीं मिलता तो उसके दहशतगर्दी के नेटवर्क जो कि कई दफा पहले भी पकड़े। ठीक है, तारिक चौधरी से इस वक्त हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। अब रफत सईद चलते चलते लास्ट कमेंट में चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, यकीनी तौर से कोशिश पूरी है कि डीएस्केलेट हो, सूरत हाल नॉर्मल हो, लेकिन भारतीय मीडिया इस मूड में नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, भारतीय मीडिया बिल्कुल भी मूड में नजर नहीं आया और भारतीय हुकूमत भी मूड में नजर नहीं। मुमकिन है कि सऊदी वजीर खारजा के दौरे के बाद ही कोई ऐसी सिचुएशन बने, क्योंकि उनकी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब की, तो मेरे ख्याल में वो उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी उसी से इस खित्ते में जो है वो इस वक्त आए, जब तक वो दरमियान में नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रफत सईद, तारिक चौधरी, अनवार हाशमी, मुजीब अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, ज़ाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, तवक्का है, उम्मीद है कि पुलवामा के बाद जो ड्रामा भारत ने लगाया हुआ था आज वो मनतकी अंजाम तक पहुंच जाए, उनको अकल हो और इस बात को वो समझने की कोशिश करें कि खित्ते का अमन ही सबकी अमन की जमानत है। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, बल्कि अब तो मंडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।